Good morning, students. Now we have completed the unit 1 of macroeconomics, and there we have discussed the methods of calculating the national income by three different methods: value added method, income method, and expenditure method. We have discussed different types of goods: intermediate goods, final goods, primary goods, capital goods, and so many other concepts in unit 1 of macroeconomics. Unit 1 of macroeconomics is very important, and more weightage is given in the examination also. So after completion of unit 1, now we are not going to start unit 2 of the macroeconomics, which is money and banking, but we will start unit 1 of Indian economic development, second book, because we want to go parallel. We want to study both macroeconomics and Indian economic development in parallel way. Means unit 1 of macroeconomics, after finishing it, we will start unit 1 of Indian economic development, and in this way we will go. But before starting Indian economic development, we are going to revise unit 1 of macroeconomics. What we have learned in macroeconomics, that is needed to be revised. तो इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, यूनिट 1 को रिवाइज करेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. फिर हम लोग सेकेंड बुक जो है स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1. तो आज हम लोग जो है एक टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है आपको इस तरह से. सो लेट अस रिवाइज. तो जो टॉपिक वो है डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है. एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है, इसलिए नेम से आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी अलग चीज़ है, इकोनॉमिक टेरिटरी अलग चीज़ है. यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब आपको इकोनॉमिक टेरिटरी समझा जा रहा है. तो वो आपको ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है उसको, और जहाँ पे कोई भी पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब फ्रीली सर्कुलेट करेगा बिना किसी रुकावट का, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं. लेकिन जो डोमेस्टिक टेरिटरी है या फिर जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, उसमें केवल ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं आता है, केवल आपको ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो नहीं आता है. इसके अलावा इसमें और भी आपको बहुत सारा कुछ है, जिसको इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में उसको कंसिडर किया जाता है, जहाँ से डोमेस्टिक इनकम जनरेट होता है. तो उसको हम लोग देखेंगे कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, इंडिया का या किसी कंट्री का, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं. जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है, तो वहाँ का गवर्नमेंट या फिर वहाँ का आदमी, उस किसी पार्टिकुलर कंट्री का आदमी, फॉरेनर्स नहीं. यदि फॉरेनर्स कर रहा है तो वो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हुआ. तो ऑनर जो है, जो मालिक होता है, वो यहाँ पे बहुत बड़ा मेन फैक्टर आपको दिमाग में याद रखना है. ऑनर जो है वो आपको एक मेन फैक्टर प्ले करता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, और प्लस में वो कहाँ पे है, वो ये दो चीज़ जो है आपको मेन फैक्टर है. तो हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग देखे पहला चीज़ कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है वो हुआ, प्लस में और क्या क्या चीज़ हुआ उसको हम लोग देखते हैं. इट इंक्लूड्स, हालांकि हम लोग देख चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चाहिएगा. फिर भी एक बार हम लोग आज फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसको. पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस. जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, हम सभी को मालूम है कि इंडिया का जो है टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, इंडिया का जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है. हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, चाइना का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है. तो ये जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, जो ज्योग्राफिकली आपको डिवाइडेड है बाउंड्री के द्वारा, वो आपको
डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ, चाहे वाटर्स हो, पानी का हो, सीज हो या एयर स्पेस हो, जहाँ पे एरोप्लेन आपको उड़ता है। सेकेंड हुआ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स भी आएगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि केवल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो है, केवल आपको बाउंड्री को आपको कंसिडर नहीं करना है, केवल बाउंड्री नहीं है, केवल एरिया नहीं, जोग्राफिकल बाउंड्री, जोग्राफिकल एरिया ही नहीं, बल्कि जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स है वो यदि किसी दो कंट्री के बीच में आपको रन कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक शिप है जो आपको इंडिया से इंग्लैंड, इंग्लैंड से इंडिया, या फिर इंडिया से आपको ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा है और उसका मालिक जो है इंडियन है। मान लो कि एक शिप है आपको रिलायंस कंपनी का, लेकिन वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, या फिर वो जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से जापान जा रहा है, जापान से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वो शिप गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, लेकिन उसका ऑनर कौन है, इंडियन ऑनर है, तो वो भी आपको हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ। नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जो फिशिंग वेसल्स है वो प्लस में ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जो आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिग्स है वो भी आपको इसके अंदर में आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि OIC, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन एक कंपनी है इंडियन, और या ONGC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो इंडियन कंपनी है, तो ये कंपनी आपको मान लीजिए कि सी में काम करे, समुद्र के बीच में काम करे, तो वहाँ से जो इनकम आपको जनरेट हो रहा है तो वो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है। यानी कि जहाँ से वो निकल रहा है, ऑयल को निकाला जा रहा है, वो आपको इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ। और फोर्थ क्या है, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। उसके अलावा जो एम्बेसीज है, ठीक है, जिसको लोग राजदूत बोलते हैं, या कंसुलेट्स है, या फिर जो मिलिट्री बेस होता है, जो दूसरा कंट्री में जो है आपको मिलिट्री का बेस बने, जैसे अमेरिका का मिलिट्री बेस जो है, मिलिट्री स्टेशन जो इंडिया में यदि है, तो वो जो मिलिट्री बेस अमेरिका का है वो आपको इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका का हो गया वो डोमेस्टिक टेरिटरी। उसी तरह से यदि इंडिया का जो मिलिट्री बेस है यदि रूस में है, रूस में एक जगह है जहाँ पे इंडियन मिलिट्री बेस बना हुआ है, वहाँ मिलिट्री रहता है, वहाँ पे आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस आपको टूल्स है, तो वो जो टेरिटरी हुआ वो इंडिया का टेरिटरी हुआ, रूस का नहीं हुआ। तो ये सब आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम? अब डोमेस्टिक इनकम किसको बोलेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो इनकम आपको डोमेस्टिक टेरिटरी से आए, यहाँ पे इस चीज़ को आपको बहुत अच्छा से ध्यान देना है कि डोमेस्टिक इनकम आपको कहाँ से आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी से आता है। तो आपको इस यहाँ पे ध्यान देना है कि इनकम कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इनकम जो डोमेस्टिक इनकम है, कौन सा इनकम डोमेस्टिक इनकम नहीं है। तो जो इनकम का जो स्रोत है, जो इनकम जो आ रहा है, जनरेट हो रहा है, कहाँ पे जनरेट हो रहा है, किसको मिल रहा है इनकम, उस पर ध्यान नहीं देना है कि इनकम किसके पास जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि कहाँ से आ रहा है इनकम, इस पर आपको ध्यान देना है। आपको इस चीज़ को दिमाग में इसको जो है पूरा बैठा लीजिए कि इनकम कहाँ से आ रहा है, उस पर ध्यान देना है। सो डोमेस्टिक इनकम इज द नेट मनी वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी से जो आपको इनकम जनरेट हो रहा है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू, उसका जो मनी वैल्यू है, वो आपको डोमेस्टिक इनकम हो गया। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग किस फार्मूला से लिखते हैं, तो NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NDPFC जब हम लोग इनकम मेथड हम लोग जब डिस्कस करें तो वहाँ पे फार्मूला बताए थे कि NDPFC को कैसे निकाला जाता है। हम लोग देखे थे वहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस हम लोग तीसरा चीज़ जो देखे थे वो क्या था, आपको
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम जनरेट हो रहा है। ये 3 चीज़ को हम लोग वहाँ पे ऐड करते थे, और ऐड करने के बाद जो आपको आता था उसको हम लोग बोलते हैं NDPFC। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो ये डोमेस्टिक इनकम होगा। जब डोमेस्टिक इनकम में हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि बाहर से जो इनकम आ रहा है, जो आपको फॉरेन टेरिटरी यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर से जो इनकम आ रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी से जो इनकम आ रहा है वो हो गया डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर से जो पैसा आ रहा है, जब उसको हम लोग ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो वो हो जाता है आपको नेशनल इनकम। तो यहाँ पे हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से जो पैसा आ रहा है माइनस यहाँ से जो पैसा जा रहा है, तो उसको जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो नेट जो फैक्टर इनकम होता है वो आपको हो गया, आपको जब उसको हम लोग ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में तो वो हो जाता है नेशनल इनकम। फिर से आप ध्यान से सुनिए कि हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वहाँ जो इनकम जनरेट हो रहा है वो डोमेस्टिक इनकम हो गया, और उसमें जब हम लोग बाहर से पैसा ला करके ऐड कर देते हैं, किसी दूसरा कंट्री में जा कर के काम करते हैं और उसके बदले हमको पैसा मिलता है, उसको जब हम लोग ऐड कर देते हैं जिसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं, तो उसको हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम बन जाता है। ठीक है, और नेशनल इनकम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो NNPFC। तो आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम जब भी बोलेंगे तो NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम जब बोले तो वो क्या हो गया NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम एंड NNPFC मतलब नेशनल इनकम। चलिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ना हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, और आपको रीजन भी देना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स जो आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ ट्रू है, फॉल्स है, यस नो के साथ साथ आपको रीजन्स भी लिखना पड़ता है। तो पहला है प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक एंड इट्स ब्रांचेज इन इंडिया। देखिए बैंक जो है फॉरेन बैंक है, यानी कि बैंक का जो ऑनर है, जो मालिक है, वो दूसरा कंट्री का है। तो बहुत सारा फॉरेन बैंक जो है दूसरा कंट्री का भी बैंक हमारे कंट्री में इंडिया में काम कर रहा है, जैसे HSBC बैंक है, HSBC बैंक है। उसके अलावा आप सुने होंगे सिटी बैंक, सुने होंगे CIT सिटी बैंक। तो ये सब बैंक जो है ये फॉरेन बैंक्स है, इंडियन बैंक्स नहीं है। तो यहाँ से जो इनकम जनरेट हो रहा है, यानी कि ये बैंक इंडिया में है और इससे जो इनकम मिल रहा है क्या वो डोमेस्टिक इनकम होगा? आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेन बैंक है वो कहाँ पे वर्क कर रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में काम कर रहा है वो, इसीलिए वहाँ से जो इनकम जनरेट होगा वो आपको डोमेस्टिक इनकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि स्कॉलरशिप दे रहा है किसी स्टूडेंट्स को या किसी और को, साइंटिस्ट को, तो जो स्कॉलरशिप होगा क्या वो डोमेस्टिक इनकम में होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि स्कॉलरशिप्स हो गया या फिर जो ओल्ड एज पेंशन है जो गवर्नमेंट देता है, जो गिफ्ट हो गया, ये सब इनकम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सब एक तरफा होता है। इनकम उसको बोलते हैं जहाँ पे आपको मनी एक तरफ से जा रहा है और दूसरे तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है, उसको हम लोग इनकम बोलते हैं। यदि केवल मनी केवल जा रहा है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको इनकम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स। जब किसी को आप गिफ्ट देते हैं तो बदले में कुछ आप लेते नहीं है, तो वो हो गया ट्रांसफ़र पेमेंट्स, इसीलिए इसको हम लोग ऐड डोमेस्टिक इनकम में नहीं करेंगे। थर्ड जो हुआ प्रॉफिट्स अर्न बाय इंडियन कंपनी सिंगापुर। अब कंपनी है इंडिया का लेकिन काम कर रहा है कहाँ पे? सिंगापुर में। सिंगापुर जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट्स अर्न होगा वो आपको डोमेस्टिक इनकम नहीं होगा, याद रखना है इंडियन कंपनी, मालिक है इंडिया का, लेकिन जो आपको ब्रांच जो है, जो कंपनी जो है वो कहाँ पे है? वो है आपको सिंगापुर में। तो नो। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं,
इंडियन कंपनी जो बाहर में है, दूसरा कंट्री में, सिंगापुर में है, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा तो हो सकता है वो प्रॉफिट इंडिया का नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में नहीं होगा। डोमेस्टिक इनकम वही होगा जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रहा है, इंडिया का जो टेरिटरी में जनरेट हो रहा है इनकम, बाहर में नहीं। नेक्स्ट है सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेसिडेंट्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। अब यूएस का जो एम्बेसी इंडिया में है, जो यूएस का एम्बेसी आपको न्यू दिल्ली में, आपको यूएस एम्बेसी यदि है, यूएस का यदि आपको एम्बेसी है, तो आप हमको ये बताइए कि यूएस एम्बेसी जो है उसमें जो इनकम जनरेट हो रहा है क्या वो डोमेस्टिक इनकम होगा इंडिया का? आंसर होगा आपको नो, क्योंकि यूएस एम्बेसी इन इंडिया जो है वो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, वो आपको यूएस का डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ। हम पहले भी बात कर चुके कि एम्बेसी होता है या फिर मिलिट्री बेस होता है, जो कंसुलेट्स होता है, हाई कमीशंस होता है, ये सब आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है। नेक्स्ट सैलरीज रिसीव्ड बाय यूएस रेसिडेंट वर्किंग इन यूएस बैंक इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए इंडिया के अंदर में, आपको इंडिया के अंदर में क्या है, यूएस बैंक, यूएस बैंक आपको इंडिया के अंदर में है, यूएस बैंक है, और यूएस बैंक आपको इंडिया के अंदर में है, और सैलरी रिसीव बाय यूएस रेसिडेंट, लेकिन जो काम, जो आदमी जिसको सैलरी मिल रहा है वो कहाँ का है, वो आपको ये भी यूएस का है। तो क्या ये आपको डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा? आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो कहाँ पे है, यूएस बैंक कहाँ पे है, वो इंडिया में है। ठीक है, तो ये जो आपको इंडियन टेरिटरी में है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में, इसीलिए ये आपको होगा यस। यस। क्वेश्चन नंबर 6 सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन एसबीआई इन यूएस। अब जो एसबीआई जो है वो कहाँ पे है, यूएस में। एसबीआई इंडियन बैंक है, लेकिन इसका ब्रांच कहाँ पे, अमेरिका में है। वहाँ पे इंडियन आदमी को यदि आपको सैलरी मिल रहा है, इंडियन काम कर रहा है एसबीआई ब्रांच में जो कि यूएस में है, तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि एसबीआई का ब्रांच कहाँ पे है, वो है यूएसए में। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स अर्न बाय एसबीआई इन इंग्लैंड। अब जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो तो इंडियन बैंक है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये आपको है इंग्लैंड में। ठीक है, एसबीआई जो है आपको इंग्लैंड में है, तो चूँकि ये इंग्लैंड में है, ये आपको फॉरेन टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, इसलिए यहाँ से जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपको डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब देखिए रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर आपको ध्यान देना है। ये आपको क्या बोल रहा है, तो इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अब ये मान लीजिए कि यदि इंडिया है, ये आपको इंडिया हो गया, इसके अंदर में आपको रशियन क्या है, एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी आ रही। ठीक है, और जो एक इंडियन है, एक इंडियन है, उसको जो है रेंट दे रहा है। ठीक है, एक इंडियन को, ये आदमी जो है वो इंडियन है, उसको जो आपको रेंट दे रहा है, कौन दे रहा है, रशियन एम्बेसी दे रहा है। तो क्या ये इनकम जो है डोमेस्टिक इनकम हुआ? आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आप देखिए कि इनकम कहाँ पे जनरेट हो रहा है, किसको मिल रहा है, इंडियन को मिल रहा है, वो इंडिया में रहता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनकम आ कहाँ से रहा है, तो आ रहा है रशियन एम्बेसी से। तो रशियन एम्बेसी जो इंडिया में है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, क्योंकि एम्बेसी जो दूसरा कंट्री का जो एम्बेसी है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको, ये आपको आंसर होगा नो। मीन्स यहाँ जो इनकम मिल रहा है, यहाँ जो रेंट मिल रहा है, इस इंडियन को जो रेंट मिल रहा है वो डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होगा। 9 परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट। अब जो फॉरेन टूरिस्ट है, जो दूसरा कंट्री का जो टूरिस्ट है, वो इंडिया में आकर के जो है कुछ गुड्स खरीद रहा है, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है, तो वो होगा यस होगा, वो डोमेस्टिक इनकम होगा, क्योंकि वो जो गुड्स एंड सर्विस वो खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, तो खरीद रहा है आपको इंडियन टेरिटरी से खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकम जनरेट कहाँ से हो रहा है, इंडियन टेरिटरी से हो रहा है, यानी कि
गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? इंडिया में, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये एक तरह का एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि इंडिया में प्रोड्यूस हुआ और दूसरा देश के आदमी को मिल रहा है, तो ये आपको ऐड होगा। नेक्स्ट होगा सर्विसेज रेंडेड बाय हाउस वाइफ्स। जो हाउस वाइफ्स है, जो घर में मम्मी जो काम करते हैं, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होता है, क्योंकि जो हाउस वाइफ जो काम करते हैं बदले में कुछ पैसा नहीं मिलता है, उसका मार्केट वैल्यू नहीं होता है। हर एक वर्क का आपको मनी वैल्यू होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसी को हम लोग इनकम बोलते हैं। तो लेकिन जो हाउस वाइफ होता है वो फ्री में काम करता है, उसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग, चूँकि उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, उसका एक वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन इंडियन ऑन्ड एरोप्लेन ऑपरेटिंग बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई। ये पहले ही बता चुके, सिंगापुर एंड दुबई के बीच में एक आपको एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है? इंडियन ऑनर है, इंडियन मालिक है। तो वहाँ से इनकम जनरेट होगा तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम होगा? तो आंसर होगा यस, क्योंकि शिप्स या एरोप्लेन्स, इसका जो ऑनर होता है वो किस कंट्री का है, उसी कंट्री का डोमेस्टिक इनकम में वो एडअप होगा। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन लंदन। अब ये जो आपको बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपको कहाँ पे है? ये आपको लंदन में है, ठीक है, लंदन में है। लेकिन ये इसका जो ऑनर है, वो मालिक कौन है? वो इंडियन है, ऑनर जो है आपको इंडियन है, ठीक है, ऑनर इंडियन है। तो ऑनर इंडियन है, लेकिन ये जो आपको बिल्डिंग वो कहाँ पे? लंदन में है वो, जो कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं है, वो इंग्लैंड का डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो यहाँ से जो आपको इनकम जनरेट हो रहा है, मिल तो रहा है इंडियन को, लेकिन चूंकि इनकम जनरेट हो रहा है आपको फॉरेन कंट्री में, फॉरेन टेरिटरी में, इसीलिए आपको ये डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया नहीं होगा, ठीक है। सो विल डिस्कस more topics in the coming classes of the unit 1, and this is all about today's class. Thank you.